नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एसआईआर में नाम नहीं होगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो क्या पासपोर्ट नहीं बनेगा? ऐसा ही हुआ है। अभी तो एक मामला सामने आया है, लेकिन वह मामला भी एक ऐसे पत्रकार का है जो टेलीग्राफ अखबार के पूर्व संपादक रह चुके हैं और जिनकी हेडलाइन और पहले पेज की डिजाइन की धूम सारे देश में हुआ करती थी। 2014 के बाद जब दिल्ली के अखबार गोदी मीडिया में बदलने लगे, तब कोलकाता से आर राजागोपाल के नेतृत्व में यह अखबार दिल्ली तक गरजने लगा। इन हेडलाइनों में केवल सवाल नहीं था, एक तरह की नई भाषा थी, कलात्मकता थी और कल्पना। कितने ही अलग अलग तरीके से आर राजागोपाल के नेतृत्व में बना यह फ्रंट पेज पत्रकारिता के जिंदा होने का सबूत दे रहा था। सत्ता के बुलडोजर के नीचे दबती जा रही भारत की पत्रकारिता के लिए छोटी सी एक नई लीक बना रहा था कि कोई तो होगा जो इस लीक को कभी रास्ते में बदल देगा। ऐसी शानदार हेडलाइन और फ्रंट पेज देने वाले राजागोपाल का पासपोर्ट क्या इसीलिए रिन्यू नहीं होगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और इसे इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि वे मोदी विरोधी थे? तो क्या जो आलोचक होगा उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, रिन्यू नहीं होगा? पंजाब में एसआईआर होने जा रहा है। कहा जाता है कि आबादी के अनुपात के हिसाब से जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पासपोर्ट हैं, उनमें से एक पंजाब है। पिछले 12 साल में यहां 1 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी हुए हैं। पंजाब के हर तीसरे व्यक्ति के पास पासपोर्ट है। अगर इनमें से किसी का नाम कट गया तो क्या उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, रिन्यू नहीं होगा, या जिनका नाम एसआईआर में नहीं होगा उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा? एक तीसरी स्थिति यह भी बनती है कि हो सकता है राजागोपाल को टारगेट करने के लिए सुनियोजित तरीके से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया हो और फिर इस आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण रोका गया हो। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण ही पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी की है, जिसके कारण उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसे लेकर कितनी आशंकाएं उपज गईं, आपने हमारा वीडियो देखा होगा। अभी इसका विवाद ठंडा नहीं पड़ा कि एसआईआर में नाम कटने पर पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं होगा, यह मामला सामने आ गया। अब आपको सही से सारा लिंक एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिख जाएगा। जब एसआईआर शुरू हुआ तब कई तरह की आशंकाएं जताई गईं। उनमें सबसे बड़ा सवाल नागरिकता को लेकर भी था। राजागोपाल के पासपोर्ट का मामला उस आशंका को सही साबित करता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को जिम्मेदारी से और अंत तक पूरा देखेंगे। दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन हो रहा था। 30 जनवरी 2020 को गोपाल शर्मा नाम के इस लड़के ने धरने पर बैठे जामिया के छात्रों पर पिस्टल तान दी और एक छात्र को घायल भी कर दिया। इसका नाम गोपाल शर्मा, मगर अपना नाम बदलकर इसने राम भक्त गोपाल रख लिया था। गोली चलाने वाला गोपाल खुद को राम भक्त कैसे कह सकता है? और एक पत्रकार हेडलाइन लगा दे, हे राम भक्त, तो क्या वह मोदी विरोधी हो जाता है? क्या कहीं से भी यह हेडलाइन गलत हो सकती है या इसे मोदी विरोध में फिट किया जा सकता है? कोई गोली चलाए तो उसका विरोध मोदी विरोध कैसे हो जाएगा? फिर तो यह किसी को साबित करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गोपाल के सपोर्टर हैं। क्या इस तरह का पेज बनाकर आर राजागोपाल ने कोई गुनाह कर दिया, या किसी भी पत्रकार को, किसी भी नागरिक को इसी तरह से या इस तरह से भी सोचना चाहिए था, बोलना चाहिए था? इस एक उदाहरण से आपको अंदाजा मिल जाता है कि राजागोपाल के नेतृत्व में टेलीग्राफ का पेज कैसा हुआ करता था। फरवरी 2026 में राजागोपाल ने पासपोर्ट रिन्यू होने का आवेदन किया। आजकल यह काम 10 से 15 दिनों में हो जाता है, लेकिन 100 दिन से अधिक हो गए उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है। तब जाकर राजागोपाल ने पोस्ट लिखा और उसमें कहा कि इस साल मार्च में कोलकाता के बालीगंज निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से मेरा नाम हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2002 की मतदाता सूची में ना तो मेरा नाम मिला और ना ही मेरे दिवंगत पिता का। मेरे पिता एक गांधीवादी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर और केरल में गांधी स्मारक निधि के पूर्व राज्य सचिव थे। 2016 में उनका निधन हो गया।
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनके जैसे जागरूक और ईमानदार मतदाता का नाम सूची से कैसे गायब हो सकता है। मैंने 19 मार्च 2026 को बायोमेट्रिक की औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं मिली क्योंकि मेरा नाम अब मतदाता सूची में नहीं है। कई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मुझे बताया गया वे काफी नहीं है। वास्तव में 27 जून 2026 को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए मेरे बायोमेट्रिक्स लिए जाने का 1.25 दिन है। पिछले हफ्ते पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी ने मुझे औपचारिक रूप से सूचित किया कि कोलकाता पुलिस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट भेजी है जिसमें मतदाता सूची से मेरा नाम हटाए जाने का हवाला दिया गया है। मुझसे तुरंत कोलकाता के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जब मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, जिसके बिना वहां प्रवेश करना मुश्किल है, तो मुझे 17 जुलाई 2026 की तारीख मिली है। व्यवहारिक रूप से मैं खुद को एक नागरिक के तौर पर अनिश्चितता की स्थिति में पा रहा हूं। हालांकि हाल ही में सरकार ने दोहराया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब मेरा अधिकांश समय दशकों पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को दोबारा जुटाने की कोशिश में लग रहा है। यह हिंदी अनुवाद है जिसे मैंने उर्मिलेश के फेसबुक पेज से लिया है, मगर राजा गोपाल ने अंग्रेजी में लिखा है। वे इस बात को कम महत्व देना चाहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू नहीं होने के कारण अप्रैल महीने में अपनी बेटी की शादी में अगर अमेरिका जाने की कोशिश करते तो नहीं जा सकते थे। राजा गोपाल के पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है। अमेरिका सारी जांच के बाद ही वीजा देता है, मगर तब भी राजा गोपाल का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। राजा गोपाल अपने केस के बहाने खुद को पीड़ित के रूप में नहीं दिखाना चाहते, सारा ध्यान अपने ऊपर नहीं चाहते, बल्कि एक बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति जिसने अपना पूरा पेशेवर जीवन पत्रकारिता में बिताया और एक जाने माने अखबार का संपादन किया, उसे ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वास्तव में हाशिए पर पड़े लोगों को क्या कुछ सहना पड़ता होगा। क्या मैंने किसी अखबार से संपर्क किया? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह सिर्फ मुझसे जुड़ा मुद्दा बने। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग नागरिकता पर निर्णय नहीं ले सकता, उसके अधिकार सीमित हैं। अगर जिनके नाम एसआईआर में कटे हैं और चुनाव आयोग को उनकी नागरिकता पर संदेह है, तब आयोग को 4 हफ्ते के भीतर उस मामले को सक्षम अथॉरिटी के पास भेजना होगा। अंतिम रूप से वही तय होगा कि अमुक वोटर भारत का नागरिक है या नहीं। उस अथॉरिटी को एक समय सीमा दी गई। इस विधानसभा चुनाव में नाम कटा है तो अगले विधानसभा चुनाव या पंचायत चुनाव से पहले उस अथॉरिटी को फैसला दे देना होगा कि जिसका भी नाम कटा है वह भारत का नागरिक है या नहीं। इस बात को कितनी भी बार दोहराइए, एक बार नाम कट गया तो सरकारी विभाग इसी तरह से सोचने लग जाते हैं कि नाम कटा है, इसका मतलब हो सकता है नागरिक ना हो। राजा गोपाल के मामले पर एडिटर्स गिल्ड ने बयान जारी किया है और लिखा है कि किसी की नागरिकता तय करने वाली नौकरशाही जिस तरह से आर राजा गोपाल के साथ बर्ताव कर रही है, एडिटर्स गिल्ड इसकी निंदा करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में दशकों तक पत्रकार और एडिटर के रूप में काम करने वाले आर राजा गोपाल आज अपने आप को न सिर्फ एक वोटर के रूप में खुद को मताधिकार से वंचित पाते हैं, बल्कि 100 दिनों से अपने पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करवा पाए हैं क्योंकि कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दायर की है। कोलकाता पुलिस एक एडिटर के रूप में उन्हें जानती होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन इस आधार पर नहीं किया गया क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। राजा गोपाल का यह केस उन लाखों भारतीयों की व्यथा बयान करता है जिन्हें एसआईआर से गुजरना पड़ रहा है, जिनके पास अपील करने की आवाज भी नहीं। एडिटर्स गिल्ड चुनाव आयोग से अपील करता है कि कॉमन सेंस और सहानुभूति से काम ले, राजा गोपाल को वोटर के रूप में जल्द से जल्द चिन्हित करे और जिन दूसरे लोगों के साथ यह हुआ है उन्हें भी इसी प्रकार सहायता करे। जब से राजा गोपाल ने पोस्ट लिखा है, इस बात को लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। एक अखबार के संपादक का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, आम लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा। ऐसे मामले सामने आने पर आयोग से लेकर पासपोर्ट विभाग को तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो पासपोर्ट क्यों नहीं रिन्यू होगा। अब यहां से इस मामले में एक नया मोड़ आता है। तर्क दिया जाने लगता है कि मोदी विरोधी पत्रकार के साथ इतनी सहानुभूति क्यों। यह बेहद खतरनाक दलील है।
इससे खतरा केवल राजागोपाल को नहीं है, उन 67% वोटर को भी हो सकता है जो बीजेपी को वोट नहीं देते। 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 36 से 38% के बीच ही रहा। यानी जो विरोधी हैं वो सपोर्टर नहीं बन पाए तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, तरह तरह से परेशान किया जाएगा। 60% से भी ज्यादा वोटर बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। भले अलग अलग दलों के झंडे तले बिखरे पड़े हैं मगर विरोध में तो हैं। तो इस तरह के मतदाता की क्या इस देश में अब कोई जगह नहीं होगी? क्या ऐसा संदेश दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के समर्थकों को भी डराया जा रहा है, अगर पासपोर्ट बचाना है, वोटर लिस्ट में नाम बचाना है तो समर्थन करते रहना पड़ेगा। भले बच्चों का भविष्य पेपर लीक से बर्बाद हो जाए, राम मंदिर में डकैती होती रहे, आप मोदी के विरोधी नहीं हो सकते। यह तो किसी भी मोदी समर्थक को आगे आकर बोलना चाहिए कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो पासपोर्ट क्यों नहीं बनेगा। राजागोपाल का पासपोर्ट नहीं बनना और वह भी इस आधार पर कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यह सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कंचन गुप्ता सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार हैं। राजागोपाल के मामले पर इंडियन एडिटर्स गिल्ड की प्रतिक्रिया पर इन्होंने ट्वीट किया कि एडिटर्स गिल्ड के सिद्धांत तब कहां थे जब आर राजागोपाल ने मोदी सरकार के खिलाफ जहरीला कैंपेन चलाया, आलोचना नहीं बल्कि निजी रूप से हमला करने के लिए। याद कीजिए कैसे स्मृति ईरानी को फ्रंट पेज पर एंटी नेशनल कहा गया, इसलिए अपनी आउटरीच की सिगरेट बनाकर फूंक लीजिए। यह प्रतिक्रिया तो भयावह है। ट्विटर पर राकेश ने जब लिखा कि आपने भी मिसेज गांधी के खिलाफ लेख लिखा है तो क्या आपका पासपोर्ट रद्द हो गया था, तब कंचन गुप्ता ने जवाब दिया कि मैं एडिटर्स गिल्ड के सेलेक्टिव आउटरीच पर बोल रहा था, किसी के पासपोर्ट पर नहीं। लेकिन एडिटर्स गिल्ड का बयान तो पासपोर्ट को लेकर ही था। क्या उनकी सफाई में स्पष्टता है? क्या यह माना जाए कि सिस्टम में कोई ऐसा था जो जानबूझकर राजागोपाल को टारगेट कर रहा है? पहले वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, फिर पासपोर्ट बनने से रोका जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा है तो इसे गंभीरता से नोट करना चाहिए। जैसे ये फ्रंट पेज देखिए, 21 जुलाई 2023 का है। इस पर 79 मगरमच्छ बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि मणिपुर में भयंकर हिंसा हो रही थी। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा था कि क्यों चुप हो गए हैं। किसी तरह की अपील तक नहीं कि हिंसा मत करो। लोग मारे जाते रहे, हिंसा होती रही। 79 दिनों के बाद प्रधानमंत्री की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आती है। कोई भी कहेगा घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 79 दिनों तक क्यों नहीं बोले? इसी बात को फ्रंट पेज पर इस तरह से चित्रित किया गया है। क्या यह मोदी विरोधी है? अगर कोई अखबार याद दिलाता रहा कि 79 दिनों तक आप चुप रहे, अब आपके आंसू निकले हैं, बयान आए हैं, तो इसमें क्या गलत है? न्यूज क्लिक पर आपने हमारा वीडियो देखा होगा। बिना सबूत के फर्जी केस में फंसाकर इस संस्था को बर्बाद कर दिया गया। ईडी सबूत तक नहीं दे पाई, लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने वाला यह संस्थान करीब करीब बंद सा हो गया। इसके पत्रकारों पर छापा पड़ा क्योंकि वे सरकार से सवाल पूछ रहे थे। आपने न्यूज क्लिक पर हमारा वीडियो देखा होगा, एक बार फिर से देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। न्यूज क्लिक अकेला नहीं है, केरला का मीडिया वन चैनल पर भी बैन लगा दिया गया था। इस चैनल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ना चाहिए। 20 मार्च 2026 से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरू किया। इसके काम करने की रफ्तार अत्यंत धीमी है। इस ट्रिब्यूनल के पास 27 लाख लोगों की अर्जियां हैं जिनके नाम तार्किक विसंगति के कारण वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी नहीं कहा है कि ये 27 लाख भारत के नागरिक नहीं हैं या इनकी नागरिकता पर किसी तरह का संदेह है। फिर पुलिस कैसे इस आधार पर अपनी रिपोर्ट में फाइल कर सकती है? राजागोपाल ने भी ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है। इस बीच किसी और का पासपोर्ट रिन्यू करने आएगा तो क्या इसी आधार पर उन्हें भी रोक दिया जाएगा कि आपका नाम 27 लाख लोगों में है? तार्किक विसंगति के आधार पर काट दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार तार्किक विसंगति की कैटेगरी लाई गई। जिन वोटर के 5 बच्चे हैं उनका नाम तार्किक विसंगति में डालकर वोटर लिस्ट से अलग कर दिया गया। अलग माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का अंतर पाया गया तो उनका नाम भी काट दिया गया। क्यों ऐसा किया गया कभी ठीक से बताया तक नहीं गया, बस मान लिया गया कि फ्रॉड हो सकता है। कई बार अलग अलग दस्तावेजों में नामों की स्पेलिंग में अंतर होता है। इस आधार पर भी वोटर के नाम लिस्ट से काट दिए गए। अगर मकबूल की अंग्रेजी स्पेलिंग में क्यू की जगह के है तो उसका नाम कट गया। अनिल मुखर्जी का नाम अगर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में अनिल मुखोपाध्याय है तो उनका नाम कट गया। इस तरह की खबरें SIR के दौरान बहुत छपी थी। So the process is when you
name is put in under adjudication list, you should submit one of the 11 documents which the Election Commission told the Supreme Court. We will accept one of the 11 documents. Supreme Court also asked them to consider, not mandatory to consider Aadhaar, but other 11 documents. So the BLO told me, not worry, you give me that. So I gave my matriculation certificate, which is one of the assigned certificates by EC. But even after that, when March 27th, when the final supplementary list came out, they very clearly deleted my name and said that excluded from deletion. But by then I had already applied for the passport renewal. And the passport office did not say at any point that you need to have a voter ID card, because all the documents they checked, they took the money, then the biometrics were done in March 19th. And then it was at the local police station that they told me that your voter ID is required. Without that, we can't give you police verification. So, Rajagopal, are you saying that the Election Commission record and the passport office, they got the information, right? They must have got... No, passport office did not get, because at passport office, actually, when you fill up the passport renewal form, the voter ID number, it's actually not even mandatory. They're saying if available. So obviously it means optional. It's saying it's available. So you have to give other documents. So I gave the other documents. And at the entrance, you need to show it. There also, they did not. They asked me whether I have voter ID. So I told them at that time my voter ID was active, but I didn't have the original with me. So I gave them a copy. And they said they did not make much of an issue. It became an issue during police verification. The police station, Ballygunge police station, they insisted that I know why they. Then I realized, I asked them, is there any government order or memo? So which they were very reluctant to say. Obviously, the government official will not show you any document. So they said, no, we need it because we can generate a one-time password. Then I said, why don't you use my Aadhaar for that? So they said, no, that we are not allowed to do that. We are allowed only to use. द वायर में एमके वेणु ने राजा गोपाल से इस बारे में विस्तार से बात की है। आपको द वायर के चैनल पर यह इंटरव्यू पूरा देखना चाहिए। राजा गोपाल का कहना है कि पासपोर्ट के लिए वोटर आई कार्ड देना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। तब फिर क्यों प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई? पत्रकार उल्लेख एनपी ने राजा गोपाल के मामले को लेकर ओपन पत्रिका में एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट की बात हैरान करने वाली है। उल्लेख ने लिखा है कि पहली बात तो यह है कि बालीगंज के इलेक्टोरल रोल से उनके नाम को हटाने का कोई कारण समझ नहीं आता। इससे भी ज्यादा हैरानी और चिंता की बात यह है कि उनके केस को सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के लेवल तक भेज दिया गया। यह संस्था बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या नेपाली नागरिकों के अलावा अन्य विदेशियों के रजिस्ट्रेशन का काम देखती है और उन्हें डिपोर्ट करने के आदेश भी देती है। इस संस्था को राजा गोपाल का केस क्यों दिया गया, यह उल्लेख एनपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। Do you suspect that this is now a regular practice, that people who are under adjudication, and SIR is being conducted throughout the country, and this adjudication category, I presume, is getting created in other states also, although Bengal was the first. So how does passport issue of passport, how does it get linked to this issue, SIR issue? What is your suspicion? Does it have anything to do with the recent announcement or is it coincidental that announcement by the MEA that passport is just a travel document? It is not this thing of citizenship. I mean, what is your sense? What is going on? Yeah, exactly. See, that is exactly why I decided to discuss this also about this. See, the key problem is when the SIR came up, the Election Commission repeatedly said that its sole purpose was to clean up the electoral list. And Supreme Court also, in the Supreme Court judgment that upheld the SIR, as far as I know, the Supreme Court said that they are upholding it for the sole purpose of clearing up the list, and any citizenship issue has to be decided by the Home Ministry. In fact, I think as AC has been asked to forward the list of deleted, the final deleted people, the list to the Home Ministry so that Home Ministry can take a decision. So in that, against that such a backdrop, what is happening in Bengal, and I think to an extent in Bihar also, first they denied welfare measures to those who have been deleted, not those who have filed appeal. Those who have been deleted have been declined welfare measures. So this itself is quite alarming and far more serious than my passport issue. आपको लगेगा कि राजा गोपाल के साथ ही हुआ है, लेकिन देखिए इस एक घटना के पीछे कितनी सारी बातें आकर जुड़ जाती हैं। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि एसआईआर के दौरान कितने विदेशी मिले। बिहार में भी हल्ला हुआ, सूत्रों ने खूब खेल मचाया,
बाद में सारा मामला ठंडा पड़ गया। 28 जून के टेलीग्राफ की यह खबर देखिए, जिन लोगों के नाम की स्पेलिंग के कारण वोटर लिस्ट से कट गए, उन्हें अब राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। राशन की दुकान पर नोटिस चिपका है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, राशन ऑफिस से संपर्क करें, हो सकता है उनका राशन कार्ड बंद हो जाए। टेलीग्राफ की यह रिपोर्ट एक जगह से नहीं, कई जगहों से है। यह भी लिखा है कि 27 लाख लोगों के नाम ट्रिब्यूनल के सामने हैं। जिस रफ्तार से इसमें सुनवाई हो रही है, उसमें सभी के मामले में फैसला होने में 20 साल तक का समय लग सकता है। गरीब आदमी को आज राशन चाहिए, अभी। वह 20 साल इंतजार नहीं कर सकता। नाम में गलती के कारण राशन नहीं दिया जाएगा। क्या यह बात कहीं से भी तर्कसंगत है? मंदिर से करोड़ों की डकैती हो जा रही है, कुछ भी नहीं होता, और वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो राशन नहीं मिलेगा। यह कहां का न्याय है? जब बिहार में एसआईआर का केस चल रहा था, तब एडीआर के दिवंगत जगदीप छोकर ने एक बात कही थी, आप 2024 तक आराम से वोट दे रहे थे, लेकिन अचानक आपको संदेह की कैटेगरी में डाल दिया गया। 2004 से 24 तक चुनाव आयोग क्या कर रहा था? 21 साल तक इस तरह का कोई अभ्यास नहीं किया जाता है, लेकिन एसआईआर के कारण सभी मतदाताओं पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वोटर लिस्ट से नाम काटने की पहले से तय प्रक्रिया है, लेकिन अब उस प्रक्रिया को ही भुला दिया गया है। एनआरसी की बात की जाती है ताकि आप अपनी नागरिकता साबित करें, और अब वही काम एसआईआर से किया जा रहा है। जगदीप छोकर की आशंका सही साबित होती लग रही है। वे समय से पहले इन चीजों को देख रहे थे, आप अब भी नहीं देखना चाहते। आपकी नागरिकता पर अलग अलग नाम से, तरीके से तलवार लटका दी गई है। साबित करने का बोझ आप पर है। आप कागज लेकर दौड़ते रहिए, सरकार इनकार करती रहेगी। एक रास्ता और है, बोलना ही बंद कर दीजिए, गुलाम की तरह रहना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।